Everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid, and I hope you all are doing great. So, in today's video, we are going to study about plasticity of brain. So, let's start with the video. So, first, let's understand what do we mean by neuroplasticity. Let's start with the definition. So, neuroplasticity, which we also call as brain plasticity, it is the ability of the brain to modify its connection or rewire itself. Without this ability, any brain, not just the human brain, would be unable to develop from infancy through to adulthood or recover from brain injury. So न्यूरोप्लास्टिसिटी और वी कैन से ब्रेन प्लास्टिसिटी, ये ब्रेन की वो एबिलिटी होती है जिससे ब्रेन में जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, या फिर ब्रेन में जो साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं उनको रीवायर किया जा सकता है। अगर ये एबिलिटी किसी ब्रेन में ना हो, बेसिकली नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमंस, इवन एनिमल्स, अगर उनमें ये एबिलिटी ना हो तो फिर उनकी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब इन्फेंसी से एडल्टहुड तक जो ग्रोथ होती है वो नहीं होगी। और अगर जैसे कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उससे रिकवरी भी पॉसिबल नहीं है इफ न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर अगर हमारा ब्रेन जो है उसमें ये कैपेसिटी नहीं होती न्यूरोप्लास्टिसिटी की, देन हमारा जो ब्रेन है वो इन्फेंसी पे ही रुक जाता, उसका आगे डेवलपमेंट नहीं। Then brain plasticity refers to the capacity of the nervous system to change its structure and its function over a lifetime in reaction to environmental diversity. Now, अगर अब proper definition चाहिए आपको brain plasticity की, तो you can just say कि it is the capacity of the nervous system, जिससे वो अपना structure change करता है और अपना function भी during a lifetime, डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल स्टिमुलस क्या है। ठीक है, मतलब जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर उस टाइम पे बहुत सारे और लाइक ब्रेन अफेक्ट हुआ है तो फिर उस टाइम पे काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं ब्रेन में टू कोप विद द लाइक सपोज ब्रेन का फ्रंटल लोब अफेक्ट हुआ है, तो अब जो फ्रंटल लोब के फंक्शंस है वो भी अफेक्ट होंगे। तो अब ब्रेन में कुछ चेंजेस ला होने होंगे जिससे कि हम कोप कर पाए, जिससे कि जो कि फ्रंटल लोब के फंक्शंस थे वो अब दूसरे लोग परफॉर्म करें, या फिर बेसिकली कंपेंसेट कर पाए उस फ्रंटल लोब के फंक्शन के लिए। तो ब्रेन में कुछ चेंजेस होंगे जिससे कि हम उससे कोप कर पाए। वो कैसे होता है और किन मैकेनिज्म से होता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। Then neuroplasticity allows neurons to regenerate both anatomically as well as functionally and to form new synaptic connections. It is the ability for the brain to recover and restructure itself. Okay, तो बेसिकली न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें जो एबिलिटी होती है मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों चेंज होने की और नए साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाने की, दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एबिलिटी बेसिकली ब्रेन के पास होती है टू रिकवर एंड रीस्ट्रक्चर इटसेल्फ। देन मूविंग ऑन, there are few key concepts in neuroplasticity. What are those? Neuroplasticity encompasses a wide range of adaptive processes in the brain, including homologous area adaptation, map extension, cross-modal plasticity, and compensatory masquerade. तो बहुत अब न्यूरोप्लास्टिसिटी किन प्रोसेसेस के थ्रू होती है वो ये है, ये चार है मेन: homologous area adaptation, map expansion, cross modal plasticity and compensatory masquerade। we will understand ये क्या होता है। बट ये जो प्रोसेसेस होती हैं ये कौन से मैकेनिज्म से ये होती हैं, तो ऐसे दो मैकेनिज्म्स होते हैं जो फॉलो करके ये एडाप्टिव प्रोसेसेस ब्रेन में टेक प्लेस करती है। एक का नाम है न्यूरोनल रीजनरेशन, जिसको हम कोलैटरल स्प्राउटिंग भी बोलते हैं, और दूसरी का नाम है फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड वो चार अडेप्टिव प्रोसेसेस जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी के जो चार तरीके हैं होने के, उनको समझते हैं। तो पहला है होमोलोगस एरिया अडेप्टेशन। तो इसमें क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी वेयर अ फंक्शन टिपिकली हैंडल्ड बाय अ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन shifts to homologous means similar,
region in the opposite hemisphere when the original area is damaged or impaired, especially during early brain development. Okay. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन हमें पता है कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है. तो सपोज ब्रेन का लेफ्ट पार्ट डैमेज हुआ है एक्सीडेंट में, तो अब क्या होगा, वही राइट हेमिस्फेयर में वही सेम पार्ट सेम फंक्शन ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर का लैंग्वेज एरिया डैमेज हुआ है एक बच्चे में, तो जो करस्पॉन्डिंग एरिया है राइट हेमिस्फेयर में वो लैंग्वेज फंक्शन ओवरटेक कर लेगा. ओके. सो then this is the first one. This is known as homologous area adaptation. Then there is map extension. इसमें क्या होता है? It refers to the brain's ability to reorganize itself by enlarging or modifying specific areas of the cortex in response to repetitive use or learning experiences. This process occurs when certain functions such as motor skills, sensory input, or cognitive abilities are repeatedly practiced, leading to an extension of the cortical areas responsible for those tasks. इसमें बेसिकली ये होता है कि जब हम कोई भी चीज रिपीटेडली करते हैं, तो जो भी कॉर्टेक्स का एरिया उस टाइम पे इन्वॉल्व है उस प्रोसेस को करने में, उस प्रोसेस को लर्न करने में, वो एक्सपैंड होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख रहा है, तो जो रीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेन के फिंगर मूवमेंट के लिए या ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए, वो एनलार्ज होते हैं धीरे धीरे. ठीक है. और रिफाइन होते जाते हैं ओवर टाइम. तो इस टाइप की न्यूरोप्लास्टिसिटी डिमॉन्स्ट्रेट करती है ब्रेन की अडेप्टेबिलिटी एंड इट्स कैपेसिटी फॉर ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू न्यू स्किल्स और एक्सपीरियंसेस. तो मैप एक्सपेंशन के थ्रू ही हम नई चीजें सीखते हैं लाइफ में. एज यू कैन सी इन द पिक्चर की एरिया बड़ा हो गया है, तो हम जितना रिपीटेडली कोई चीज करते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा हमारा ब्रेन अडेप्ट होता रहता है उस चीज को लेके. Then moving on to cross-modal, yeah, cross-modal reassignment. What is that? So cross-modal reassignment में क्या होता है? It is like brain's ability to compensate for the loss of one sensory modality, for example, vision or hearing, by reorganizing itself and allowing another sensory system to take over the function of the impaired one. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि इन इंडिविजुअल्स हु आर ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, द विजुअल कॉर्टेक्स विच वुड normally process visual input is repurposed to process auditory or tactile information such as braille reading. This type of plasticity highlights the brain's remarkable ability to adapt to sensory deprivation and enhance remaining senses. तो यूजुअली ऐसे होता है जिन लोगों में सपोज लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ब्लाइंड वाला, तो जो लोग लाइक बर्थ से ब्लाइंड होते हैं उनकी दूसरी जो एबिलिटीज होती है, दूसरे जो सेंसेस होते हैं वो हाइटेंड हो जाते हैं टू कंपेंसेट बेसिकली. ठीक है. देन देयर इज कंपेंसेटरी मास्करेड. अब इसमें क्या होता है? So it is a form of neuroplasticity in which the brain finds an alternative cognitive strategy or neural pathway to perform a task when the original one is damaged or unavailable. Rather than repairing or restoring the damaged function, the brain compensates by masquerading with a new approach to achieve the same goal. इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल हो गया, if someone suffers damage to the part of the brain responsible for spatial navigation, they might develop a compensatory strategy like relying on landmarks instead of a spatial memory. This process shows the brain's flexibility in finding work arounds to maintain functionality even in the face of impairment or injury. Okay. सो यू कैन सी कंपेंसेटरी मास्करेड में कैसे शो किया गया है, नॉर्मल कनेक्शन कैसा होता है, देन अगर कंपेंसेटरी मास्करेड हुआ है तो वो कैसे चेंज होता है. ठीक है. तो धीरे धीरे लाइक सपोज किसी कोई स्पेशल नेविगेशन नहीं कर सकता, किसी का पेराइटल लोब डैमेज्ड है, तो उनमें क्या होगा कि दूसरी स्ट्रैटेजीज डेवलप हो जाएंगी ब्रेन की. जैसे कि अब वो स्पेशल की जगह लाइक लैंडमार्क याद कर करके प्रोसेस करेंगे चीजें, मतलब लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे. तो जैसे इस टाइम पे ये जो रेड और ग्रीन वाला पार्ट है,
दैट इज इन पैराइटल लोब, बट सपोज दिस इज डैमेज्ड, तो अब क्या हो रहा है, फ्रंटल लोब में यूजुअली मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम लैंडमार्क्स याद करके कहीं रीच करेंगे, बेसिकली डायरेक्शंस पता लगाएंगे। तो फ्रंटल लोब वाला जो पार्ट है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज पेराइटल वाला डैमेज्ड है। ओके, so these are four adaptive processes which are encompassed under neuroplasticity. Then moving on, major mechanisms of neuroplasticity. First one is neuronal regeneration or collateral sprouting. तो इसमें क्या होता है, न्यूरोनल रीजनरेशन एंड collateral sprouting involve the growth of new neural connections and branches in response to injury or damage. This mechanism is particularly relevant in the context of recovering from neural injuries such as strokes or spinal cord injury. इसमें नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं जब भी कहीं पे ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, डैमेज हुआ, तो नए जो न्यूरल कनेक्शन बनते हैं वो न्यूरोनल रीजनरेशन के थ्रू ही बनते हैं। ये यूजुअली कब होती है, स्ट्रोक्स के केसेस में या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस में। देन सेकेंड वन इज फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है फंक्शंस को इंटैक्ट रीजन्स में इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, और ये सेंट्रल कंसेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी में एज इट अंडरलाइज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी एंड अडेप्टेशन। तो मेजरली जो होता है वो होता है फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि दूसरे पार्ट्स को ब्रेन के जो पार्ट डैमेज हुआ है उसके अब वो तो डैमेज हो गया, तो ब्रेन के जो बाकी पार्ट्स है उनमें फंक्शंस रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिससे कि बेसिकली हम वो प्रोसेस कर पाए, वो जो पर्टिकुलर पार्ट जो कि डैमेज हुआ है, जो भी उसका फंक्शन था, अब वो करना तो है ही बिकॉज ब्रेन जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब वो कंपनसेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो होती है फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन। देन moving on to key terms related to neuroplasticity. So, first one is neurons that fire together, wire together. इसको हम हेबियन लर्निंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब दो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं सेम टाइम पे, तो जो साइनेप्टिक कनेक्शन होता है उन दो न्यूरॉन्स के बीच में वो स्ट्रेंथन हो जाता है, और इसी बेसिस पे मेमोरीज बनती हैं या फिर हम कोई नई स्किल सीखते हैं। देन दूसरा कंसेप्ट है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। तो ये क्या होता है, साइनेप्सिस जो होता है बेसिकली दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उनको हम साइनेप्स, उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी इन कनेक्शंस की चेंज होने की या फिर अडेप्ट करने की इन रिस्पॉन्स टू न्यूरल एक्टिविटी। देन देर आर न्यूरो जो कि बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। तो जो रिलीज और रिसेप्शन होता है इन न्यूरो का, ये साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड एज वेल एज कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, इसमें भी ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। देन टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल, ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि सर्वाइवल, डेवलपमेंट और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF, ये एक वेल नोन न्यूरोट्रोफिन है जो कि एसोसिएटेड है न्यूरोप्लास्टिसिटी से, and this promotes growth and it strengthens growth and strengthening of synapses. Then there is neural pruning. इसमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो एलिमिनेट कर देता है वीक या अननेसेसरी साइनेप्टिक कनेक्शंस टू ऑप्टिमाइज न्यूरल एफिशिएंसी। यू नो, लाइक जैसे हम बाकी के टैब्स बंद कर देते हैं लैपटॉप में जो कि यूजफुल नहीं होते, जिससे कि लैपटॉप बेटर एफिशिएंटली वर्क करे, वैसी न्यूरल प्रूनिंग होती है। सपोज कोई प्रोसेस अब हम यूज नहीं करते लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल बचपन में कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा था एंड देन बड़े होके लाइक टच छूट गया उस चीज से या कुछ भी, तो फिर यू फॉरगेट कैसे प्ले करते थे, क्यों, बिकॉज ऑफ न्यूरल प्रूनिंग। देन मूविंग ऑन, देर इज क्रॉस लेटरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू द ब्रेन्स एबिलिटी, yeah, this refers to the brain's ability to compensate for injuries or damage to one hemisphere by recruiting the corresponding area in the opposite hemisphere.
It's a form of functional reorganization that demonstrates the adaptability of the brain. तो हमने functional reorganization में यही पढ़ा था कि ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हुआ है, अब ब्रेन के दूसरे पार्ट उसका जो फंक्शन है वो करेंगे। तो वही होता है कि अगर लेफ्ट साइड का कुछ डैमेज हुआ है तो अब राइट हेमिस्फेयर में सेम पार्ट वो टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। देन देयर इज यूज डिपेंडेंट प्लास्टिसिटी। ये क्या सजेस्ट करती है कि जो न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस होते हैं वो तब होते हैं, यूजुअली तब मोर लाइकली टू अकर होते हैं जब हम एक टास्क लगातार करते हैं या फिर ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट एक्टिवली यूज हो रहा है, तब यूज डिपेंडेंट प्लास्टिसिटी होती है। इस इस बेसिस पे रिहैब काम करता है एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज वर्क करती है ब्रेन इंजरी के बाद। देन टॉकिंग अबाउट न्यूरोजेनेसिस। सो न्यूरोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे नए न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं न्यूरल स्टेम सेल से, प्राइमरीली जो हिप्पोकैम्पस और ऑल्फैक्टरी बल्ब में होते हैं। तो ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, मेमोरी में और ब्रेक एडेप्टेबिलिटी में। देन देयर इज इक्वी पोटेंशियलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन अज्यूम द फंक्शन ऑफ अनदर। Okay, it highlights the brain's ability to reorganize and redistribute functions, particularly in the context of injury or damage. The concept was proposed by Carl Lashley in his research on the brain's role in memory. ठीक है, मतलब एक पार्ट डैमेज हुआ तो अगेन वो कोई दूसरा ब्रेन का ही दूसरा पार्ट उसके लिए वो फंक्शन करेगा कंपनसेट करने के लिए। देन देर इज diastasis. इसको आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट दिस इज द टर्म diastasis. So this is a transient neurological phenomena which occurs when a remote brain area undergoes functional disruption due to damage in a separate connected area. ठीक है, तो ये एक फिनोमिना होता है, न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना ही होता है, जो कि तब होता है जब जो सपोज एक ब्रेन एरिया है जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, अब वो उसका जो फंक्शनल जो भी उसका फंक्शन था वो अब डिसरप्ट हो गया है किसी इंजरी में या फिर स्ट्रोक की वजह से। या फिर हम बोल सकते हैं वो फंक्शनल डिसरप्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि उससे जो कनेक्टेड एरिया था दूसरी जगह, बट कनेक्टेड था, दूसरा पार्ट था बट कनेक्टेड थे दोनों। तो अब दोनों कनेक्टेड है इसलिए वो फंक्शनल डिसरप्शन हो रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं डायस्टाइसिस। ओके, मतलब जस्ट बिकॉज टू पार्ट्स आर कनेक्टेड तो एक पार्ट में डैमेज हुआ तो दूसरा भी डैमेज हो। ओके, डैमेज होगा इन द सेंस कि फिजिकली एनाटॉमिकली वो डैमेज नहीं हुआ बट फंक्शनली इट नाउ इट वोंट वर्क क्योंकि देयर वाज अ कनेक्शन, तो एक डैमेज हुआ तो दूसरा भी हो। देन मूविंग ऑन, that was all about neuroplasticity. नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक्चुअली हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो लाइक इस वीडियो में तो हमने बेसिकली प्लास्टिसिटी पढ़ी है ब्रेन की, बट एक्चुअली अगर डैमेज होता है राइट हेमिस्फेयर में या लेफ्ट हेमिस्फेयर में, वो कैसे उनसे कोप किया जाता है या फिर कौन कौन से डैमेजेस होते हैं, किस पार्ट में डैमेज होने से कौन सा डिसऑर्डर होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी. So if you have any doubt regarding all the things we have discussed in this video, please do comment in the comment section below and I'll definitely reply to that. I will definitely try to solve your issue. So that is it for today's video. Thank you so much for watching the video.